करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंट करेक्शंस पढ़ेंगे अलग अलग एरर के लिए। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो लिखेंगे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये करेक्शन लगाई जाती है जब हमारी चेन या टेप की लेंथ एक्चुअल ना होकर, या उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ से बड़ी है, एक्सपैंड हो गई है, या उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम है। चाहे इंस्ट्रूमेंटल एरर है चाहे टेम्परेचर है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बोल रहे हैं अगर हमारी चेन या टेप की लेंथ बढ़ गई है या कम हो गई है, तो उस केस में जो करेक्शन लगाया जाता है दैट इज करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। तो दिस करेक्शन इज अप्लाइड, दिस करेक्शन इज, ये आपका 5 स्टार टॉपिक है, इससे तो न्यूमेरिकल बड़े दिखने को मिलेंगे आपको। दिस करेक्शन इज अप्लाइड, दिस करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ चेन और टेप, when the length of chain or tape may expand और shrink, में expand या इसकी लेंथ बढ़ गई है या shrink हो गई है। अब हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें थोड़े से पॉइंट समझेंगे। देखो, मुझे करेक्शन निकालनी है, करेक्शन को निकालने से पहले मुझे फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए करेक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एरर का फॉर्मूला क्या है। एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में जो मैं डिस्टेंस मेजर करके आई दैट इज 200 मीटर, बट ट्रू वैल्यू, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू थी 205 मीटर, जो मैं मेजर करके आई वो 200 मीटर है, एक्चुअल थी 205। कितनी करेक्शन लगाऊं? पॉजिटिव करेक्शन लगाऊं या नेगेटिव? बताओ, पॉजिटिव करेक्शन लगाऊं या नेगेटिव करेक्शन लगाऊं? बोलो, पॉजिटिव करेक्शन लगाऊं या नेगेटिव? मेजर किया मैंने 200 मीटर, एक्चुअल में था 205, तो मैम 205 ट्रू था, 200 को 205 बनाना है तो 5 मीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो करेक्शन क्या लगेगी? +5। तो आपने खुद आंसर कर दिया कि इस केस में करेक्शन इज +5 मीटर। अगर करेक्शन आपने +5 लगाई तो जो एरर है माइनस क्यों होगा यार? 200 से 205 बनाना है, 200 इसमें गलत वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब है एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए थी, तो 200 से 205 बनाना है तो 5 ऐड करेंगे ना, तो +5 आपने बताया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो मैं फॉर्मूले की बेसिस पे लिखूं तो करेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया मैम? 205 मीटर माइनस 200 मीटर, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये करेक्शन का फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं, मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको बताऊंगी कैसे करनी है चीजें। तो करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी, माइनस जो हमने मेजर की है। अब एक बात का ध्यान रखना, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हम साइट पर मेजर करके आए हैं, वो रॉन्ग है, तभी तो हम एरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो सही होती तो हम एरर क्यों पढ़ते? जो हमने मेजर किया है वो हमारी रॉन्ग वैल्यू है, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व करी है। तो अब इन दो फॉर्मूला को देखो, आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी, एरर और करेक्शन में क्या रिलेशन है? करेक्शन इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एरर इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब ये पेपर में दिमाग घूम जाएगा किसको किससे माइनस करके हमें एरर मिलता है। फॉर्मूला अगर याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ, E इज इक्वल टू एमटीवी आता था ना, जब बचपन में एमटीवी देखा करते थे। तो अगर किसी को याद रखना है, पेपर में इतने फॉर्मूला याद है, कैसे याद रखेंगे? तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज एरर, तो करेक्शन क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये सिर्फ मैंने बोला फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, ऐसे निकालते हैं हम करेक्शन। अब मैंने बोला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमें तब लगाना है जब चेन और टेप की लेंथ या तो एक्सपैंड हो जाएगी या तो श्रिंक हो जाएगी। अच्छा, आप कैसे निकालें भाई, ये है क्या करेक्शन? पहले तो इसके बारे में समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल कहानी है। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में एक स्टेटमेंट लिखनी है, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू विच इज इक्वल टू रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग, ये लिखना है। अब पूरा टॉपिक कंप्लीट होने देना, जो स्टूडेंट पूरे टॉपिक को भी ध्यान से सुनेगा, इसका कोई भी न्यूमेरिकल करेगा, कर सकते हो आप, जो अभी मैं क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो पूरा टॉपिक कंप्लीट होने देना। अब पहला ट्रू जो है इसको मैं स्मॉल लेटर से लिख रही हूं, स्मॉल लेटर लिखा मैंने एल। ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल रिप्रेजेंट कर रहा है डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन और टेप। ये चीज क्या है? अब देखो, जब मैं मार्केट में जाती हूं, मैं चेन या टेप खरीदने जाना है मैंने,
तो मैं चेन या टेप जो खरीदूंगी मैं क्या किस लेंथ की खरीद सकती हूँ? 20 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, जिस भी लेंथ में वो अवेलेबल है। कभी भी हम ऐसे नहीं जाएंगे मार्केट में बोलेंगे कि 20.5 मीटर की चेन दे दो, 22.5 मीटर की चेन चाहिए हम लोगों को, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब आप मार्केट में चेन या टेप खरीदने जाओ, उसके बाद जो जिस डब्बे में उसकी पैकिंग आएगी, उस डब्बे में जो उसका लेंथ लिखा होगा, दैट इज डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन और टेप। कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डेजिग्नेटेड लेंथ आपकी फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से ली जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया स्मॉल एल। अच्छा, अब यहां पर मैंने कैपिटल एल से लिखा ट्रू, कैपिटल एल लिखा यहां पर। अब ये क्या डिनोट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ मेजर्ड ऑन ग्राउंड, ट्रू लेंथ मेजर्ड ऑन ग्राउंड विद डेजिग्नेटेड चेन, डेजिग्नेटेड या फिर करेक्ट, या फिर यहां लिख सकते हैं करेक्ट चेन और टेप। अब एक्सप्लेन करती हूं ये क्या लिखा है। मैं मार्केट से 20 मीटर की चेन लेकर आई, उस 20 मीटर की चेन में कोई एरर नहीं था। इस 20 मीटर की चेन से मैंने ए और बी के बीच में जो ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर किया, ये कैपिटल लेटर बता रहा है ग्राउंड का डिस्टेंस, स्मॉल लेटर बता रहा है चेन या टेप की लेंथ। तो इस तरफ क्या लिखा है मैंने? 20 मीटर की अगर चेन है जिसमें कोई एरर नहीं है, उससे जब आप ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करोगे, वो ग्राउंड डिस्टेंस यहां लिखा है कैपिटल एल। आगे रॉन्ग क्या लिखा है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक डैश मैंने लगा दिया। तो एल डैश क्या बता रहा है? एल डैश स्मॉल लेटर है, तो ये बता रहा है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप। अब इसका मतलब, अब मैम चेन और टेप की लेंथ अगर श्रिंक या एक्सपैंड हो गई है, मान लो टेप की लेंथ 20 की बजाय 20.5 हो गई, एक्सपैंड होना यानी उसकी लेंथ बढ़ जाना, श्रिंक होना मतलब उसकी लेंथ छोटी हो जाना। तो अगर वो एक्सपैंड हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैम 20.5 हो गई, या फिर फॉर एग्जाम्पल 19.9 मीटर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है? ये चेन और टेप की रॉन्ग लेंथ है, और उस रॉन्ग लेंथ को मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो ये एल डैश है 19.9 मीटर, कुछ भी हो सकती है, एक्सपैंड यानी कि बढ़ जाना, श्रिंक यानी कि लेंथ कम हो जाना। अब अगर इस लेंथ से आपने ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर किया तो वो रॉन्ग होगा कि नहीं? बोलो। तो रॉन्ग होगा ना वो डिस्टेंस। तो कैपिटल एल कैपिटल लेटर है तो ये ग्राउंड का डिस्टेंस है, डैश लगा है तो रॉन्ग डिस्टेंस है। तो क्या लिखूंगी? रॉन्ग या फिर डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर जो आपने डिस्टेंस मेजर किया। अब अगर आप रॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यानी कि आपने कौन सी टेप यूज करी होगी? मैम रॉन्ग चेन और टेप, यानी कि वो टेप यूज करी जो या तो श्रिंक हो चुकी है या फिर एक्सपैंड हो चुकी है। तो श्रिंक या फिर एक्सपैंडेड टेप और चेन यूज करी। पहले तो मुझे चारों का मतलब पता होना चाहिए। तो मैंने ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग क्यों लिखा है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने सबसे पहले देख लिया कि इसमें सारे लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला बता रहा है चेन और टेप की एक्चुअल लेंथ 20 मीटर, उससे अगर हम डिस्टेंस मेजर करते तो उस ग्राउंड के डिस्टेंस में कोई एरर नहीं होता। अगर मैंने रॉन्ग चेन से डिस्टेंस मेजर किया तो ग्राउंड पर रॉन्ग डिस्टेंस आया होगा। अब इस पूरी इक्वेशन से, इस पूरी लाइन से मैं एक वैल्यू निकालना चाहती हूँ विच इज कैपिटल एल। तो कैपिटल एल को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो, ये वाला स्मॉल एल इसके डिनोमिनेटर में लिख दूं तो एल डैश अपॉन स्मॉल एल मल्टीप्लाई, इस तरफ क्या था? कैपिटल एल डैश, यहां लिख दिया कैपिटल एल डैश। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया, क्या निकालने का? कि अगर मेरी जो चेन या टेप है वो 20 मीटर की ना होकर, अगर वो 20 मीटर की ना होकर मैम उसकी लेंथ 20.5 हो गई है, और मैंने 20.5 मीटर से ही डिस्टेंस मेजर कर दिया है, 20.5 मीटर की चेन से ही डिस्टेंस मेजर कर दिया। अब मैं साइड पे फिर से नहीं जाऊंगी डिस्टेंस मेजर करने, अब हम उसको करेक्ट करेंगे उस डिस्टेंस को। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख रही हूं, जो डेजिग्नेटेड लेंथ है चेन की, मैम डेजिग्नेटेड लेंथ तो थी 20 मीटर, पर इसकी लेंथ एक्सपैंड हो गई है, एक्सपैंड होकर हो गई है 20.5 मीटर। और अब मैंने इस एक्सपेंडेड से जो ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर किया, ग्राउंड पर जो डिस्टेंस मेजर किया वो बताया 3000 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द ट्रू डिस्टेंस। आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर जहां लिख दिया उसने ट्रू डिस्टेंस निकालो, तो ट्रू का मतलब होगा आपको वो डिस्टेंस बताना है जो सही चेन से मेजर किया हो या सही टेप से मेजर किया हो, यानी कि वो एल की वैल्यू निकालनी जिसमें डैश ना लगा हो। तो यहाँ पर ट्रू डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैम ये चीज नहीं अगर याद रहती तो आप क्या लिख सकते हो? ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग। तो पहला ट्रू हमेशा 20 मीटर 30 मीटर ऐसे ही आएगा, कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। दूसरा ट्रू ग्राउंड वाला डिस्टेंस जो हमें निकालना है,
कि अगर हम 20 मीटर से मेजर करते तो कितना आता। मैम रॉन्ग लेंथ कितनी थी चेन या टेप की, 20.5 थी। उससे जो आपने ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर किया वो कितना था, 3000 मीटर था। तो यहां से मैं कैपिटल एल कैसे निकाल लूंगी, 20.5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 3000 मीटर। यहां से क्या पता चल गया कि अगर हम 20 मीटर की टेप लेकर जाते तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हो, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ट्रू डिस्टेंस, या नोट करके लिख रही हूं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगी ये बात कितनी जरूरी है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो ट्रू डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जो भी डिस्टेंस मेजर किया है, डिस्टेंस मेजर्ड विथ करेक्ट चेन और टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, यानी कि चेन और टेप जिसकी लेंथ करेक्ट है, यानी कि जिसमें कोई एरर नहीं है। ट्रू का मतलब ये रिप्रेजेंट होगा। इसको हम अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे दिया जाता है। तो आपको ये ट्रू लेंथ निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया। अब मैं यहां पर ट्रू लेंथ निकालने की बजाय कैलकुलेट करना चाहती हूं ट्रू एरिया। जैसे ये लेंथ का फॉर्मूला आपने देखा, अब मैं यहां कैलकुलेट करना चाहती हूं ट्रू एरिया। अब आप इसी रॉन्ग चेन से एक एरिया मेजर करके आ गए हो। अब एरिया भी रॉन्ग होगा, उस एरिया को सही करना है, तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। तो ट्रू एरिया इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, फॉर्मूला पूछा गया है इसका पेपर में, का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डैश। सेम फॉर्मूला, बस ए डैश जो आएगा दैट इज मेजर्ड एरिया, सब चीजें सेम है। एल डैश यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, एल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप, L इज डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन और टेप, और A डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A डैश रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड एरिया जो आपने रॉन्ग चेन और टेप से मेजर किया है। अगर मैं पूछूं ट्रू वॉल्यूम, यानी कि हम ना कहीं पर एक्सकेवेशन कर रहे थे और हमने कुछ अर्थवर्क, हमने थोड़ी सी मिट्टी जो है वहां से निकाली, कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हमने निकाला। अच्छा, अब कितनी सॉइल निकालनी है, हमने इसके लिए मेजरमेंट जो ली चेन और टेप से ले ली। तो जब मैं ग्राउंड पर कहीं पर एक्सकेवेशन करना चाहते हो, हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो उस गड्ढे की जो टोटल डेप्थ है वो चेन और टेप से मेजर कर रहे हैं। तो उस केस में आपने ये वाली टेप यूज कर ली जिसकी लेंथ रॉन्ग थी। तो ट्रू वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कैपिटल V इज इक्वल टू एल डैश बाय एल का क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई बाय V डैश कर लोगे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से V डैश इज इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम, V डैश इज इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम। 3 फॉर्मूलाज बन गए आपके। पहले अब तो आपको मैंने सिर्फ ये समझाया अभी तक कि ट्रू लेंथ कैसे निकालनी है, ट्रू एरिया कैसे निकालना है, और ट्रू वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। और इसको याद नहीं रखा जा रहा अगर आपसे, आप एटलीस्ट ये याद रख सकते हो ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, और यहां से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम के केस में क्यूब कर देंगे, एरिया के केस में स्क्वायर कर देंगे, डिस्टेंस के केस में एल डैश बाय एल रहेगा। तो मेन काम है मुझे एल डैश और एल को पहचानना जो मुझे क्वेश्चन में दिया हो। अब आप में से बहुत से लोगों ने एरर और करेक्शन भी निकाल लिया है ना, एरर और करेक्शन भी निकाल लिया, उसको भी अभी हम समझना सीखा। नेक्स्ट करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर या टेम्परेचर करेक्शन। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, सी टी इज इक्वल टू अल्फा टी एम माइनस टी नोट इंटू एल। टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला मैं हर चीज रिप्रेजेंट कर देती हूँ। पहले क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सी टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टेम्परेचर करेक्शन, सी टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टेम्परेचर करेक्शन। अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ या मेजर्ड लेंथ, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी लाइन की लेंथ आपने मेजर की है, मेजर्ड लेंथ। यूनिट्स क्या है, मीटर होगी जनरली। टी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। टी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर जिस पर टेप को बनाया गया है, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर टेप को बनाया गया दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर ऑफ दिस टेप। सो टेम्परेचर करेक्शन का सबसे पहले हम फॉर्मूले में सारी टर्म्स जान लेते हैं, कौन चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सीटी जितना टेम्परेचर करेक्शन होगा, टीएम और टी नॉट क्या है। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं टेप को 20 डिग्री पे बनाती हूँ और जब भी मैं उससे ज्यादा टेम्परेचर पर उस टेप के साथ काम करूंगी तो वो एक्सपैंड ही करती है। जितने टेम्परेचर पर आप जिस चीज को बना रहे हो, जब आप उससे ज्यादा टेम्परेचर पर उसके साथ काम करोगे, जैसे टेप को आप 40 पर ले जाओगे तो वो एक्सपैंड करेगी। 20 पर आपने टेप को बनाया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर,
और आप एक ऐसी जगह पर सर्वे कर रहे हो जहां टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। जब भी टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम होगा तो वो हमेशा श्रिंक करेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो इफ टी नॉट इज ग्रेटर देन टी एम, टी नॉट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ज्यादा है, ये ऐसे लिख लेते हैं, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन टी नॉट। जैसे मान लो 20 पे ये बनाया है और 40 पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा ये क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर आपका टी नॉट की वैल्यू कम है, टीएम कम है सॉरी, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे आप काम कर रहे हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है, तो इसके चांसेस किस चीज के हैं, इसके चांसेस है यहाँ पर श्रिंक होने के। ठीक है, अब टेम्परेचर करेक्शन में आपको एक चीज समझ आ रही है। अब मैम हम जिस टेप के साथ साइट पर काम करेंगे वहां टेम्परेचर कभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि चेन और टेप एक्सपैंड भी कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है। यानी कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि करेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर करेक्शन क्या हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या हमेशा नेगेटिव होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अब टीएम देखो सीधा पता चल रहा है, इफ टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट, टीएम टी नॉट से ज्यादा है तो टेम्परेचर करेक्शन इज पॉजिटिव। अगर टीएम इज लेस देन टी नॉट तो टेम्परेचर करेक्शन नेगेटिव। सो ये वो करेक्शन है जो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये तैयार किया आपने। तीसरी करेक्शन आती है हमारी स्लोप करेक्शन। थर्ड करेक्शन इज योर स्लोप करेक्शन। आसान है बिल्कुल। स्लोप करेक्शन से थोड़े क्वेश्चन आते हैं। अब स्लोप करेक्शन को समझते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत कल भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये ए स्टेशन है मान लो, ये बी स्टेशन है और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश, और ये स्लोपिंग एंगल इज थीटा। मैंने स्लोप को मेजर किया है क्लिनोमीटर की हेल्प से। यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैंने आपको कल क्या बताया था, जब भी हम मैप या प्लान बनाते हैं हम स्लोपिंग डिस्टेंस कभी भी नहीं शो करते उस पर, हमेशा हम उसकी प्रोजेक्शन शो करते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है। तो अब मान लो ए बी इज स्मॉल एल। अब आप एक पहाड़ इमेजिन करो, हिल है, तो हिल की जो स्लोप होगी मैम वही तो हम चेन को बिछाकर डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। टनल बना के बीच से जाकर बी पॉइंट तक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब ये अगर हिल है, आप साइड से एक हिल देख रहे हो, तो आप स्लोप पर ही मेजर कर पाओगे डिस्टेंस, है ना। तो मैंने क्या मान लिया, एल जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्राइंगल में कंडीशन यही माननी है आपको, एल इज द स्लोपिंग डिस्टेंस, और जो स्लोपिंग डिस्टेंस है उसी को हम मेजर कर पा रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू मेजर्ड डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू द मेजर्ड डिस्टेंस। अब मैंने इसको मैप और प्लान में रिप्रेजेंट नहीं करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है ए और बी को। तो यहां पर ए बी इज द एक्चुअल डिस्टेंस जो मुझे रिक्वायर है, और इसीलिए इसको मैं एक्चुअल बोल रही हूं, जो मुझे रिक्वायर है। अब बताओ इस केस में क्या मेजर्ड डिस्टेंस यानी कि ए बी डैश विल ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा बेस से ज्यादा ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एंगल आ जाए, कुछ भी। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ज्यादा ही होगा, तो ए बी डैश तो हमेशा ज्यादा होगा ना ए बी से, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी, ऑलवेज ये कंडीशन फुलफिल होगी। और अगर ये हमेशा ज्यादा है, मेजर को एक्चुअल पर लाने के लिए करेक्शन पॉजिटिव लगानी पड़ेगी या नेगेटिव। ज्यादा वैल्यू को कम करना है, हाइपोटेन्यूज को बेस बनाना है, तो करेक्शन क्या लगानी पड़ेगी, नेगेटिव। करेक्शन क्या लगानी पड़ेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। अब स्लोप करेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिएगा इस बात को। अब करेक्शन लिख लेते हैं, सिंपल सा है। अब करेक्शन को निकालने के दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि इफ स्लोपिंग एंगल थीटा इज नोन, अगर मुझे स्लोपिंग एंगल थीटा पता है तो मैं करेक्शन कैसे निकालूंगी, उस केस को समझते हैं। तो करेक्शन का फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़कर आए हो, करेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं एल डैश, ठीक है, बार बार ए बी लिखने से अच्छा एल डैश मान लेते हैं, इसे ए बी को एल डैश लिख देते हैं यहाँ। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मैम एल डैश माइनस एल लिख सकते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एल डैश इज ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज पे आई है। तो करेक्शन, स्लोप करेक्शन मान लो सी एस। अब देखो कल भी बताया था, अगर ये लेंथ एल है, क्या एल डैश इज इक्वल टू एल कॉस थीटा होगा, कल भी बताया था। एक लाइन का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एल डैश
को मैं एल कॉस थीटा लिख सकती हूँ। तो मैं अगर एल डैश को एल कॉस थीटा लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया एल कॉस थीटा माइनस एल, और यहाँ पर एल को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर लिख लिया कॉस थीटा माइनस 1, और ये मेरे पास स्लोप करेक्शन को निकालने का फॉर्मूला आ गया। स्मॉल एल इज जितना डिस्टेंस मैंने मेजर किया है, थीटा जो मैंने स्लोप मेजर की है, तो ये आ गया मेरे पास स्लोप करेक्शन। और दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पेपर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आप लोगों को, इससे सीधा फॉर्मूला पूछेगा। स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला एल कॉस थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है, ये आंसर करके आएंगे एल कॉस थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले तो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसको कई बार कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं पर मेंशन करती हूँ क्योंकि मैंने अगली चीज बतानी है। कई बार स्लोप करेक्शन ऐसे भी लिखते हैं माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको समझ आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, माइनस साइन को बस बाहर कॉमन लेकर निकाल लिया, माइनस साइन को बाहर लिख लिया, एल 1 माइनस कॉस थीटा, सेम ही है सब कुछ, कुछ चेंज नहीं किया है। अब स्लोप करेक्शन को निकालने का मेरे पास एक और फॉर्मूला है। स्लोप करेक्शन को निकालने का एक और फॉर्मूला है, उसको हम केस 2 बोल देते हैं। केस 2 क्या? केस 2 क्या है? इफ डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स हमने अपने डायग्राम में कौन कौन से कंसीडर किए हैं? बी डैश और बी एंड बी डैश इज नोन। अगर हमें डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स पता है, अब थीटा नहीं पता मुझे, पर मुझे डिफरेंस इन एलिवेशन नोन है, तो मैं यहाँ पर करेक्शन कैसे निकालूंगी? अब हम लगा लेंगे पाइथागोरस, और ये पाइथागोरस भी हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, अगेन ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये बी डैश आ गया। मैम दिस इज आवर मेजर्ड लेंथ, और इस केस में मुझे स्मॉल एच की वैल्यू पता है, और ये हमारी एल डैश है। अगर मुझे स्मॉल एच यानी कि एलिवेशन 2 पॉइंट्स के बीच में थीटा कैसे लिया जाता है? अरे थीटा हम क्लिनोमीटर से मेजर करते हैं। कल आपको बताया था ना कि माइनर स्लोपिंग एंगल, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है ये, थीटा बहुत छोटा है, तो बहुत कम स्लोप को हम क्लिनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, तो वो मेजर किया है हमने थीटा क्लिनोमीटर से स्लोप के अलोंग। अब यहाँ पर अगर मैं किसी केस में जहां तक मैं चेन को रख रही हूँ वहां तक मैं डिस्टेंस या हाइट का एलिवेशन भी मेजर कर पा रही हूँ, तो यहाँ करेक्शन का फॉर्मूला कैसे निकालते हो? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना एक। अब करेक्शन का फॉर्मूला स्लोप करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखते हो। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास कितनी है? एल डैश है, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? स्मॉल एल है। पाइथागोरस लगा लेंगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही बनेगा। एल डैश लिखना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा एल डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इस एल डैश की जगह क्या लिख सकती हूँ? एल डैश इसको इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसको इधर पुट कर देंगे एल डैश को, और पुट करने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको पूरा ओपन करेंगे, जो मैं नहीं करके बता रही क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है पेपर के लिए। और मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा स्लोप करेक्शन का, वो याद रखना है। मैं माइनस साइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि स्लोप करेक्शन नेगेटिव होती है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l, जैसा कि आप में से कुछ लोग बता भी रहे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है। तो सी एस इज एच स्क्वायर अपॉन 2l। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैं माइनस नहीं लगाऊं तो भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि हमेशा स्लोप करेक्शन जब भी अप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। 20 मीटर को करेक्ट करना है स्लोप करेक्शन लगा के, तो आंसर 20 से छोटा ही आना चाहिए, बड़ा नहीं करके आना है आंसर। तो स्मॉल एच इज डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट। स्मॉल एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। और स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एल रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड लेंथ, और मेजर्ड लेंथ की यूनिट है मीटर्स में, और ये मीटर है, ये मीटर है, तो सी एस इज योर स्लोप करेक्शन, वो भी मीटर्स में होगा। सी एस इज स्लोप करेक्शन। अब यहाँ मैं एक नोट करके एक और पॉइंट आपको ऐड करके बताऊंगी, उस नोट को भी याद रखना फॉर योर एग्जाम। अब एक नोट यहाँ पर लिखेंगे आप, इफ, फिर इसको समझ लेंगे। इफ हायर terms are not neglected, the slope correction may increase by amount, कितने अमाउंट से स्लोप करेक्शन इंक्रीज होती है? प्लस एच रेज टू पावर 4 अपॉन 8l³। और ये क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये क्या पॉइंट मैंने लिखा, कल आपको याद है हम थीटा सेकेंड थीटा का एक्सपेंशन कर रहे थे, हमने क्या लिखा था? 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 थीटा रेज टू पावर 24। कितने लोगों को याद है?
फिर मैंने बोला था क्योंकि थीटा जो है वो बहुत छोटा है तो थीटा रेज़ टू पावर 4 तो और छोटा होगा। अगर मैं बोल रही हूँ थीटा मैम 0.1 है तो थीटा रेज़ टू पावर 4 तो और छोटा हो जाएगा। तो हमने हायर टर्म को निग्लेक्ट किया था। ये क्या थी? हायर टर्म, जो बाद में आएंगी। तो वैसे ही जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस फॉर्मूला को डेराइव करती हूँ तो इस फॉर्मूला में मेरे पास आएगा, ऐसे आता है 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2l माइनस 1 प्लस, या फिर माइनस 1 बाद में लिखते हैं, प्लस एच रेज टू पावर 4 अपॉन 8l क्यूब, और ऐसे करके फिर एक माइनस 1 आ गया था। इसके आगे एक और भी एक्सपेंशन है। तो मैंने इन हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया जो एच रेज टू पावर 4 वाली टर्म्स थी, क्योंकि माना कि दो पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस कम है तो एच रेज टू पावर 4 करोगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो अब एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं कि अगर हायर टर्म निग्लेक्ट की तो आंसर ये है। अगर मैंने इस एच रेज टू पावर 4 8l क्यूब को निग्लेक्ट नहीं किया तो यही करेक्शन इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, यानी कि अब मेरी करेक्शन का फॉर्मूला एच स्क्वायर बाय 2l प्लस एच रेज टू पावर 4 अपॉन 8l क्यूब बन जाएगा, और बाहर माइनस साइन। इतने अमाउंट से करेक्शन का टोटल वैल्यू ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होती है हायर टर्म। ठीक है, समझ गए ये हायर टर्म का मतलब क्या है? तो पेपर के लिए बस ये वैल्यू याद रखना प्लस साइन के साथ। ठीक है, एग्जाम में आती है, मैंने नोट करके इसलिए आपको बता दी। तो ये थी हमारी स्लोप करेक्शन। मेन पॉइंट क्या था? स्लोप करेक्शन क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। अब अगली करेक्शन पर चलते हैं, 3 हो गई है। फोर्थ करेक्शन पर चलते हैं, दैट इज करेक्शन ड्यू टू या करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। पुल और टेंशन, पुल का मतलब समझते हो ना आप लोग? हाँ, पुल का मतलब समझते हो? जैसे कि हमारी चेन और टेप है, ठीक है, ये चेन और टेप है, हमने डिस्टेंस मेजर करना है। अब एक सर्वेयर यहां से टेप को खींच रहा है, एक सर्वेयर यहां से खींच रहा है। अब होता क्या है, अब मैं बोल रही हूं कि आपने कुछ पुल लगाया, दूसरे ने कुछ और पुल लगाया, माने कि जिस फोर्स से वो खींच रहा है। अब मैंने कम पुल लगाया, तो कम पुल लगाया तो क्या इसमें सैग हो गया? अगर मैं दोनों तरफ से अच्छे फोर्स से नहीं खींचूंगी तो क्या यही डाटा केबल सैग कर जाएगी? और जब सैग करेगी तो जो इसने डिस्टेंस मेजर किया उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। बताना पहले तो मुझे, मैं सिंपल समझा रही हूं। पहले इस डाटा केबल को मैंने कम पुल से खींचा तो सैग आ गया, और अगर सैग आता है यानी कि हम अगर आर्क के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं, पहला चैप्टर याद करो, प्लेन और ज्योमेट्रिक सर्वे, आर्क के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ज्यादा आता है, कॉर्ड के अलोंग कम आता है, याद है? अगर मैं इसी डाटा केबल को बहुत तेज फोर्स से खींचूं और इसकी लेंथ बढ़ जाए, क्या एज्यूम कर लिया मैंने इतना फोर्स लगाया कि इसकी लेंथ ही बढ़ गई, उसको इतना पुल से खींचा, अब इसकी लेंथ ही बढ़ गई, अगर इतना पुल लगाया तब भी तो एरर आएगा। तो दो केसेस ले रही हूं, अगर मैंने पुल कम अप्लाई किया जितना स्टैंडर्ड था तो सैग हो सकता है, अगर मैंने पुल बहुत ज्यादा अप्लाई किया और इसकी लेंथ अगर बढ़ गई तो भी एरर आ सकता है। तो क्या पुल करेक्शन पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी? हाँ, ज्यादा खींचा तो टूट भी जा सकती है, बिल्कुल। तो ज्यादा जोर से खींचूंगी नहीं ना। इस डाटा केबल से आपको मैं बताती हूँ, इस डाटा केबल से आपको पूरा थियोडोलाइट समझाऊंगी मैं। इस डाटा केबल से आपको थियोडोलाइट की सारी एक्सिस समझ आ जाएंगी जो कभी नहीं भूलेंगी अगर आप अच्छे से सुन लोगे तो। इतनी ज्यादा हमारे लिए लकी है ये डाटा केबल। ठीक है, इस डाटा केबल को अलग से रखेंगे हम स्पेशल, कि आप जब मेरे से मिलने आओ तो डाटा केबल मैं आप बोलें कि अरे मैम दिखाओ, उसकी वजह से हमसे थियोडोलाइट के क्वेश्चंस बने हैं। देखो, अब पुल करेक्शन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? पुल करेक्शन इज, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इट इज पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए ई, पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए ई। तो सीपी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है पुल करेक्शन, सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है पुल करेक्शन। पीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब मैं मेजरमेंट कर रही थी उस टाइम पर हमने कितना पुल अप्लाई किया। पी नोट कितना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड पुल। स्टैंडर्ड पुल मतलब कितने पुल के लिए आपने इस टेप को डिजाइन किया है। स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेजर्ड लेंथ। स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेजर्ड लेंथ, जितनी भी लाइन की लेंथ हम लोगों ने मेजर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और ई क्या है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप। क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा यहाँ से, इतना लेंथी क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ई रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग मटेरियल का मेंशन किया है पर कोई पूछेगा नहीं तो मैंने स्टार नहीं लगाया। अच्छा, ये हमारा पुल करेक्शन का फॉर्मूला है। इसमें आप देख पा रहे हो अगर पीएम की वैल्यू पी नॉट से ज्यादा है, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट जो पुल अप्लाई किया वो ज्यादा है स्टैंडर्ड पुल से,
तो पुल करेक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, पॉजिटिव। इफ पीएम की वैल्यू लेस देन पी नॉट है तो पुल करेक्शन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, नेगेटिव। तो यहां से हम देख सकते हैं पुल करेक्शन आपका कैसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। इसका सिर्फ फॉर्मूला आपका एग्जाम के लिए जरूरी है और कुछ नहीं पूछते, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इतना बड़ा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर भी नहीं सकते विदाउट कैलकुलेटर। तो ये इतना ही पुल करेक्शन के लिए याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो करेक्शन आती है दैट इज सैग करेक्शन। नेक्स्ट करेक्शन आती है सैग करेक्शन। अब सैग करेक्शन को समझना, कई बार क्या होता है, अगर मुझे ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करना था ए और बी के बीच में, मैम फ्लैट ग्राउंड है, कोई हिल नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, लेकिन इस फ्लैट ग्राउंड पे कोई वेजिटेशंस लगी हुई है या फिर किसी तरीके का कुछ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी वेजिटेशन मान लो, कुछ ऐसा है कि मैं चेन को डायरेक्ट ग्राउंड पे रख नहीं पा रही, करेक्ट मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो जब भी केस आएगा, जब भी कोई ऐसा केस आएगा जब मुझे और प्रिसाइजली मेजरमेंट लेनी है ग्राउंड पर डिस्टेंस की, तो हम पता क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम का यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और वो सिस्टम ये है कि हम अपनी चेन और टेप को हैंग कर देते हैं, अपनी चेन और टेप को हैंग कर देंगे इन दो सपोर्ट्स के बीच में। जैसे मान लीजिए ये टेप का एक एंड है और ये टेप का दूसरा एंड है और इसको मैंने बोल दिया सपोर्ट। ये क्या है, ये एक सपोर्ट है और एक एंड टेप का इस तरफ से हमने अटैच किया है और एक एंड दूसरे तरफ से अटैच किया, ये एक सपोर्ट है। इस तरफ से मैंने कुछ पुल अप्लाई किया है और इस तरफ से भी हमने कुछ पुल अप्लाई किया है। तो अब कई बार पता क्या होगा, हम ग्राउंड पर चेन या टेप को बिछाकर डिस्टेंस नहीं मेजर कर रहे, एयर में कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, एक सपोर्ट इस तरफ लगा है, एक सपोर्ट उस तरफ लगा है, टेप को आपने इसके बीच में प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब बात यह आती है कि इस केस में बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इसके वेट की कंपोनेंट की वजह से, यानी कि अगर हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करें, इसके वेट की वजह से, इस टेप का कुछ ना कुछ वेट होगा, इतना ज्यादा सैग नहीं होगा जितना मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कम आप लोगों को यहाँ पर सैग दिखाऊंगी तो बात समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, यहाँ पर ये चांस होते हैं कि हमारी टेप सैग कर जाए, या अगर मैं कम पुल अप्लाई करूं तब भी सैग कर सकती है। तो अपने सेल्फ वेट की वजह से उसमें सैग होने के चांसेस हैं, तो हमें सैग करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब सैग करेक्शन लगाना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो सैग करेक्शन का पहले तो मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको। सैग करेक्शन इज W²L³ अपॉन 24P²। हर चीज डिटेल में समझेंगे 1 by 1। तो पहले फॉर्मूला देख लो, C सैग से रिप्रेजेंट कर दिया। C सैग क्या बता रहा है, ये बता रहा है सैग करेक्शन, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, मैं ये केस कंसीडर कर रही हूं और ये एज्यूम करके चल रही हूं क्योंकि इस टेप का वेट सेम है। 20 मीटर की टेप है तो उसका वेट हमेशा सेम ही रहेगा, 30 मीटर की टेप है उसका वेट हमेशा ही सेम रहेगा, और उसमें जो सैग हो रहा है बिकॉज ऑफ उसका वेट, उसके वेट की वजह से जो सैग हो रहा है। तो हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो इस कर्वेचर के अलोंग कर रहे हैं। करना कैसे चाहिए, इस स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना चाहिए। जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसके सेल्फ वेट की वजह से जितना सैग होगा वो हमेशा सेम ही होगा, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। 30 मीटर की है तो उतना ही सैग आएगा, मैम वेट पे डिपेंड कर रहा है कितना सैग हो रहा है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, अगर सैग आया तो आपने रॉन्ग डिस्टेंस मेजर किया है। आपको पता है आर्क के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होता है और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कॉर्ड के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होता है, मैम दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो याद है 12 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, 12 किलोमीटर के लिए आर्क और कॉर्ड में कितना डिफरेंस बताया था, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। याद है आप लोगों को वैल्यू, 12 किलोमीटर कॉर्ड के लिए अगर हम आर्क के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करें तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा आता है। तो यहां से क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर मैम हर केस में चेन और टेप सैग कर रही है अपने सेल्फ वेट की वजह से, तो उसमें जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो उस कर्वेचर के अलोंग हो रहा है, और कर्वेचर के अलोंग हमेशा ज्यादा डिस्टेंस मेजर होता है। तो अगर मेजर्ड डिस्टेंस एक्चुअल से हमेशा ही ज्यादा रहेगा तो करेक्शन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो मेजर्ड डिस्टेंस इस केस में मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। तो इस केस में करेक्शन क्या होनी चाहिए बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि मेजर हमेशा एक्चुअल से ज्यादा होगा तो करेक्शन इज नेगेटिव। यहाँ करेक्शन कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। सो सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना सैग करेक्शन भी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब सैग करेक्शन का फॉर्मूला लिखा, सी सैग से डिनोट किया हमने सैग करेक्शन को,
आगे क्या रिप्रेजेंट कर रही है टर्म, स्मॉल w बता रहा है वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और स्मॉल l बता रहा है लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप बिटवीन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट्स के बीच में कितनी लेंथ आपने टेप की लगाई है। p रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, कितना पुल अप्लाई किया जब आप मेजरमेंट ले रहे थे उस टाइम पर। अब एक बात देखिएगा, यहां लिखा है स्मॉल w इज द वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर टेप का जो वेट है, मान लो ये है 20 न्यूटन या 20 ग्राम, मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल ले रही हूं, 1 मीटर टेप का वेट है 20 ग्राम, तो 30 मीटर टेप का वेट कैसे निकालोगे। जो 1 मीटर टेप का वेट है उसको हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया है, तो 30 मीटर मैम टोटल टेप की लेंथ थी, तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, 30 में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलोगे 600 ग्राम। तो कैसे कैलकुलेट किया मैम, L में स्मॉल w को मल्टीप्लाई कर दिया, और L में w को अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल वेट पता चल गया। मैं टोटल वेट को लिख रही हूं कैपिटल W से, WT लिख देती हूँ लोग, टोटल वेट को लिख दिया कैपिटल WT से, और पर यूनिट टेप को स्मॉल w से ही रहने दिया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब हम यहाँ पर स्मॉल w इंटू L को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल W से। स्मॉल w इंटू L को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टोटल वेट ऑफ टेप से, यानी कि कैपिटल W से। तो इस फॉर्मूला में जब आपने सैग करेक्शन लिखा तो फॉर्मूला क्या था, देखो W स्क्वायर L स्क्वायर, एक L लिख दो बाहर, W स्क्वायर L क्यूब का स्क्वायर लिखा एक L अंदर, डिवाइड बाय 24 P स्क्वायर। अब मैम WL की जगह कैपिटल W लिखा तो W स्क्वायर L स्क्वायर क्या बन गया, कैपिटल W स्क्वायर। तो सैग करेक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर, ये क्या आ गया अपॉन 24 P स्क्वायर। इस फॉर्मूला में फर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, सैग करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ टेप, टोटल वेट ऑफ टेप, स्क्वायर ऑफ टोटल वेट ऑफ टेप, या स्क्वायर करना है पर यूनिट वेट ऑफ टेप। तो ये सारी सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो इस केस में कैपिटल W को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल W इज द टोटल वेट ऑफ द टेप, और टोटल वेट ऑफ द टेप कैसे निकाला है, स्मॉल w इंटू L करके। इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझ आ गया। अगर W स्क्वायर L क्यूब लिखा है तो ये वेट 1 मीटर टेप का है, अगर W स्क्वायर L लिखा है तो ये टोटल वेट है। कोई डाउट इन दोनों फॉर्मूलाज में आप लोगों को, कोई डाउट इन दोनों फॉर्मूलाज में, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता आपका, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं और लिख रही हूँ नोट करके, एक फॉर्मूला और लिख रही हूँ यहाँ पर नोट करके, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पहले मैं लिख लेती हूँ, सी सैग, सैग करेक्शन का ही है, W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24 P स्क्वायर N स्क्वायर। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में भी, बस फॉर्मूला यहाँ लिख दिया ताकि सारे फॉर्मूला एक ही स्लाइड में आ जाए। मैंने सैग करेक्शन का एक और फॉर्मूला लिखा, बाकी सब चीजें सेम है, ऊपर W स्क्वायर L 24 P स्क्वायर N स्क्वायर भी लिख सकते हैं। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स जिसमें आपने टेप को डिवाइड किया है। अब ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स क्या है, देखो जब कई बार ना जैसे हम ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करेंगे, अब ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो मैंने क्या करना है, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया। जब आप ना एक टेप से डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप ऐसे नहीं सोचते कि 30 मीटर की टेप को एक ही बार में 2 सपोर्ट्स के बीच अरेंज कर दो, उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा है, 30 मीटर की टेप का ओवरऑल वेट ज्यादा होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 30 मीटर की टेप को छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर दें, यानी कि हम यहां से लेकर एक सेगमेंट 10 मीटर का रख लेते हैं, एक सेगमेंट 10 मीटर का रख लेते हैं, एक सेगमेंट 10 मीटर का रख लेते हैं। तो इसमें जो सैग आएगा, इसमें जो सैग आएगा, इसमें जो सैग आएगा, सेम अमाउंट का होगा। मैंने क्या बोला, सेगमेंट का मतलब क्या है, 30 मीटर की टेप को हो सकता है मैं 3 सेगमेंट में बांटकर ऐसे ग्राउंड पर प्लेस करूं,
तो इसमें कितने इक्वल सेगमेंट्स हैं? 3 इक्वल सेगमेंट्स हैं। हो सकता है मैं 30 मीटर की टेप को, जो बोल रहा है खिचड़ी बनने वाली है मुझे भी खिला दीजिएगा, ठीक है, मैंने घर में कोई खाना बनाया नहीं आज, तो खिचड़ी अगर बनी रही है दिमाग में तो दे दी, मुझे भी खिला दीजिएगा खिचड़ी, है ना। अच्छा 2.5 घंटे में पढ़ते हो, खिचड़ी भी साथ साथ बन जाती है, डिनर की तैयारी करनी नहीं पड़ती है आप लोगों को, जो दिमाग में खिचड़ी बनी है उसी को खा लिया करो, उसी से पेट भर लिया करो, ठीक है। रोहित ने बोला था यार, रोश्री किसने कहा था, उसी से पेट भर लो, कितना अच्छा है ना खाना बनाने की टेंशन ना कुछ, मजा ही आ जाएगा, दिमाग की खिचड़ी को ही खा लिया जाए तो अच्छी बात है। तो 30 मीटर की टेप को हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बांट देते हैं, तो यहाँ पर 2 सेगमेंट्स अगर इक्वल है तो n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, ठीक है। चलो 15 मीटर ये आ जाएगा आपका इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट, मतलब जब डिस्टेंस मेजर करना है एक ही बार हम कई बार टेप को प्लेस नहीं करते, उसको 3 सेगमेंट्स में ब्रेक करके रख देते हैं ग्राउंड पर, कई बार 2 में, तो अगर 2 इक्वल सेगमेंट है n की वैल्यू को इस फॉर्मूला में 2 पुट कर सकते हैं, अगर 3 सेगमेंट है n की वैल्यू को 3, पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पर इस चीज को याद रखना है। आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेईई सीबीटी 1 जब क्रैक करेंगे, तो सीबीटी 2 में जब आप एनरोल हो गए, यानी कि सीबीटी 2 के लिए अलग से बैच नहीं लेना होगा, वहां मैं आपको और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, पर सीबीटी 2 में भी इतने बड़े न्यूमेरिकल्स अब नहीं आते, है ना। तो आप लोग इनका एग्जाम के लिए सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। तो ये 3 हो गए आपके सैक करेक्शन के फॉर्मूलाज, और एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ फिर से आपको। सैक करेक्शन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सैक करेक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, w²L³ 24p² हमेशा माइनस करेंगे जब भी करेक्शन लगाएंगे। अब याद रखना है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बेसिस पर आप सैक करेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये w² लिखा है तो वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, w² कैपिटल V लिखा है तो टोटल वेट है, पर आगे स्मॉल l का क्यूब है केस में, एक में स्मॉल l है। तो यहां से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, पर अभी के लिए समझ लो, बस इतना ही याद रखना है कौन किसका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिएगा करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, अगर ये A और B, ये बिल्कुल सिंपल है, स्लोप करेक्शन के जैसा ही है। अब आपको मैंने क्या बताया था, अगर हम बैड रेंजिंग करते हैं, अगर हम बैड रेंजिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है बताना। अगर मैं बैड रेंजिंग करती हूँ तो इसका मतलब मैम आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स गलत लोकेट कर रहे हो, और अगर इंटरमीडिएट पॉइंट्स गलत लोकेट कर रहे हो तो आपने जो डिस्टेंस मेजर किया होगा वो कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा। बैड रेंजिंग मतलब मैंने रेंजिंग सही से नहीं की है। तो अब इंटरमीडिएट पॉइंट मैंने सी, डी और ई लोकेट कर दिए, ठीक है, सी, डी और ई लोकेट कर दिए। मान लो ये वाला पॉइंट जो डी था ये किस वजह से आया, ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, रॉन्ग अलाइनमेंट, या फिर रेंजिंग करते हुए आप लोगों का ध्यान कहीं और था, इसे बोल दिया बैड रेंजिंग, आपने रेंजिंग सही से नहीं की। अब मैंने डी से ना एक लाइन डी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लिख ली। अब देखिएगा यहां मैंने क्या लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं जो मुझे एक्चुअल में डिस्टेंस मेजर करना चाहिए था, एक्चुअल वैल्यू, वो कहां से कहां तक है, ए, सी, डी डैश, ई और बी, मुझे सीधी लाइन के अलोंग आके मेजर करना चाहिए था डिस्टेंस, लेकिन आप मेजर कैसे कर रहे हो, आप अलाइनमेंट बाहर जा रहे हो, मेन लाइन से बाहर, रॉन्ग अलाइनमेंट, रेंजिंग सही नहीं की, इस वजह से जो मेजर्ड डिस्टेंस है दैट इज ए, सी, डी, ई, बी। बताओ ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? इस केस में मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है या एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, बताएंगे। इस केस में मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है या एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, बताना। यहां पर मैं सीधी लाइन के अलोंग आते तो वैल्यू कम मेजर होती, और ए, सी, डी, ई, बी जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू, है कि नहीं। इस केस में मेजर्ड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्टेंस, और अगर मेजर डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो करेक्शन नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, करेक्शन इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां पर मैं क्या बोल सकती हूं, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट या मिस अलाइनमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये वाली करेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये वाली करेक्शन भी ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। इस करेक्शन को स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला अगर याद है, सेम फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करिए ये बीच वाला जो छोटा सा पॉइंट है, इसी को ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे बनाया मैंने बैड रेंजिंग का पॉइंट, इसको सी बोला, इसको डी और ये ई, ठीक है। अच्छा यहां पर ये आ जाएगा डी डैश। अब मैं आपको बोल रही हूं आप मिस अलाइनमेंट होकर थीटा एंगल अलग पॉइंट पर गए, यानी कि मिस अलाइनमेंट आपने थीटा एंगल की, स्ट्रेट जाना था पर थीटा इज द हॉरिजॉन्टल एंगल जितना मैं साइड पर चली गई। इस केस में थीटा स्लोपिंग एंगल नहीं है,
इस केस में थीटा इज हॉरिजॉन्टल एंगल। अब मैंने देखो पता क्या किया, मुझे सी पॉइंट यहां चुनना था, डी पॉइंट यहां चुनना था। सी तो यही है, पर डी में थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ आकर चली गई, तो यहां ये थीटा इज हॉरिजॉन्टल एंगल। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एल इज योर मेजर्ड डिस्टेंस, सी डी डैश इतना सा ट्रायंगल है, इसको सीधा करके बना लो इस वाले ट्रायंगल को। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर सीधा करके बनाए तो सी इस तरफ आ गया, डी डैश इस तरफ आ गया और डी इस तरफ आ गया, सेम ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ। सी और डी डैश इज द एक्चुअल वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन पर होनी चाहिए, विच इज योर एल डैश। ये रॉन्ग वैल्यू जो हम साइड पर जाकर मेजर कर रहे हैं उसको हमने स्मॉल एल मान लिया, और यहाँ एंगल है थीटा। ये वाली वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू, ये वाली वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू। क्या ये स्लोप करेक्शन जैसा ही ट्रायंगल नहीं बन गया? क्या ये स्लोप करेक्शन जैसा ही ट्रायंगल नहीं बन गया? सब चीजें सेम ही तो है। इसको 90 पे दिखाओ अगर 90 पे नहीं दिख रहा है, ये लो। क्या ये स्लोप करेक्शन वाला ही ट्रायंगल नहीं बन गया? बताना जरा। सी डी डैश और डी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेम ही तो है। वहां भी सेम चीज पड़ी थी, स्लोप के अलोंग मेजर्ड वैल्यू और स्ट्रेट लाइन एक्चुअल वैल्यू, ये एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस केस में हम रॉन्ग अलाइनमेंट जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में? करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। तो ऐसे पूरा ही लिख लो, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मैम? जितनी डिस्टेंस हमने मेजर किया है एल, और साथ में कॉस थीटा -1। एक इस ट्रायंगल के लिए लिख लो, एक इस ट्रायंगल के लिए लिख लो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन जानते थे, डी और डी डैश के बीच में डिफरेंस जानते थे, तो फॉर्मूला क्या आता था हमारा? वो भी सेम रहेगा। या फिर हम मिस अलाइनमेंट की वजह से जो करेक्शन लिख सकते हैं, दैट इज h² / 2l। पर इसमें h क्या होगा? h का मतलब है डी डैश, आप कितना डिस्टेंस मिस अलाइन हुए हैं। तो h² यहाँ पर ये h किसके बराबर है? डी डैश के बराबर है। तो सब चीजें सेम रहेगी, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपसे अगर पूछा भी जाए मिस अलाइनमेंट का न्यूमेरिकल, ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है। थीटा एंगल बिना कैलकुलेटर के सॉल्व आप कर भी नहीं सकते। तो h² / 2l याद रखना। तो ये आपका स्लोप करेक्शन भी सेम है, मिस अलाइनमेंट भी सेम है, बस वहां एंगल स्लोपिंग था, यहाँ पर लाइन से हम डेविएट हो गए तो हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो मिस अलाइनमेंट समझ गए, h² / 2l याद रखोगे, ठीक है? h² / 2l याद रखोगे। सो दिस टाइप ऑफ एरर अकर जब सर्वे लाइन इज नॉट प्रॉपरली रेंज आउट, सो द डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्टेंस। इसलिए यहाँ पर हमेशा स्लोप करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। समझ आ रहा है सब लोगों को? नेक्स्ट एक और करेक्शन आती है, विच इज करेक्शन या रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। अब आप में से आधे लोग होंगे जिन्हें मीन सी लेवल पता है, आधे लोगों को नहीं पता है। तो मीन सी लेवल को हम आगे लेवलिंग चैप्टर है उसमें समझेंगे, अभी मैं समझा भी नहीं रही, लेवलिंग चैप्टर में समझेंगे। बाकी लोग इसको बस एक ट्रायंगल की फॉर्म में समझकर मुझे रिप्लाई करेंगे जो मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है? जो मैं आपसे पूछूंगी बस उस बात का आंसर करेंगे। मैंने बोल दिया, मान लो ये एक फिगर है, ज्योमेट्रिक फिगर, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए और बी है, ओ से लेकर ए तक का जो रेडियस है दैट इज आर। यहां पर दो पॉइंट ए डैश और बी डैश है, और ए और ए डैश के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का दैट इज स्मॉल h। मैंने आपके सामने बस जैसे मैथ्स में आप एक फिगर बनाते हो वो बना दी। अब मैंने क्या कहा, मीन सी लेवल क्या होता है? एक ऐसा रेफरेंस सरफेस होता है जहां से हम सारी की सारी हाइट या एलिवेशन मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट 5-6 है, तो 5-6 का मतलब क्या होता है? मैम जिस फ्लोर पर आप खड़े हो, फ्लोर इज द रेफरेंस सरफेस, तो इस रेफरेंस सरफेस से अपनी हाइट आप बता रहे हो। तो ग्राउंड पर जब आप अलग अलग हाइट मेजर करोगे तो जियोडेटिक सर्वे तो करना पड़ेगा, अर्थ के कर्वेचर शेप को लेना पड़ेगा। तो मैंने जो रेफरेंस सरफेस चुना वो कर्वेचर है। ये रेफरेंस सरफेस को मैंने क्या बोल दिया? ये रेफरेंस सरफेस इज मीन सी लेवल। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। ये क्या है? मीन सी लेवल। तो अगर आप रेफरेंस सरफेस से किसी अलग हाइट पर, किसी अलग एलिवेशन पर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करोगे, अब रेफरेंस सरफेस था मैम ये कर्व वाली लाइन, इससे हाइट पर आपने ए डैश और बी डैश के बीच कुछ डिस्टेंस मेजर किया और मान लो वो स्मॉल एल है। तो इस करेक्शन में मुझे क्या बताना है? रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। कोई भी लेंथ जो मीन सी लेवल पे मेजर नहीं की गई है, जैसे अभी आप मीन सी लेवल से क्लास नहीं देख रहे हो, तो वहां पर आप दो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये वो दो पॉइंट है जहां पर आप अभी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आप मीन सी लेवल से किसी हाइट पर होंगे। तो मैम अगर ए डैश और बी डैश
पर हमने डिस्टेंस मेजर किया जो कि h हाइट पर था, कहां से, फ्रॉम दिस रेफरेंस सरफेस मीन सी लेवल। तो इन्हीं के डिस्टेंस की प्रोजेक्शन मीन सी लेवल पर कितनी होगी, यानी कि यहां पर L डैश की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है हमें। तो करेक्शन या रिडक्शन ऑफ लेंथ, अब देखो A डैश B डैश इज द मेजर्ड डिस्टेंस, इस केस में A डैश B डैश क्या है, मेजर्ड डिस्टेंस अबव H एलिवेशन या फिर अबव मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल एट स्मॉल h एलिवेशन। मैंने क्या बोला, A डैश B डैश क्या है, हमारे अभी के केस में मेजर्ड डिस्टेंस है। ए बी क्या है, ए बी को हम इस केस में क्या मान रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, जो कहाँ मेजर किया गया है, एट मीन सी लेवल। तो हम इस केस में ट्रू वैल्यू नीचे वाले को मान रहे हैं, जिससे मीन सी लेवल नहीं पता मैं आगे वाले चैप्टर्स में समझाऊंगी। मानो ये ट्रू वैल्यू है और ये वाली हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर को ट्रू पर लेकर आना है, करेक्शन नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। क्या मेजर्ड वैल्यू ऊपर वाली हमेशा ज्यादा होगी, एक्चुअल वैल्यू नीचे वाली हमेशा कम होगी। इस केस में ये वाली वैल्यू A डैश B डैश इज ग्रेटर देन ए बी, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, तो करेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव। तो रिडक्शन या करेक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल इज नेगेटिव। और इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हो -LH/R, करेक्शन इज इक्वल्स टू -LH/R। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें सब चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, L रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड लेंथ, L रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड लेंथ, जो आपने लेंथ मेजर की है एट स्मॉल h एलिवेशन। स्मॉल h क्या है, एलिवेशन या हाइट, कहां से, अबव मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से h हाइट पर जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, कितना होता है बताना। R रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी कंसीडर करते हैं हम एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, बोलिएगा। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी कंसीडर करते हैं, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी कंसीडर करते हैं, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब मैं आपको क्या कह रही हूं, एक एग्जांपल लिख देखते हैं। हमने जो ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर किया वो था 3000 मीटर, कैपिटल L था 3000 मीटर, और ये जो डिस्टेंस था दैट इज, मान लेते हैं 500 मीटर अबव मीन सी लेवल। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को भी मान लेते हैं हम लोग 5000 किलोमीटर, ऐसे ले लेते हैं 5000 किलोमीटर, ठीक है, ये ज्यादा और लग रहा है, मीटर ही रखते हैं, 5000 मीटर रख लेते हैं। चलो अब मैं यहाँ पर करेक्शन निकालना चाहती हूँ, कितनी करेक्शन या कितना रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल आएगा। तो मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगी, माइनस का साइन, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव है। L इज 5000 मीटर, L इज 500 मीटर, रेडियस इज 6371 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा करेक्शन कितनी आई, देखिएगा करेक्शन कितनी आई। तो ये आ रहा है 5000 मल्टीप्लाई 500, 6371 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ रहा है 0.392 मीटर, 0.392 मीटर। इतनी वैल्यू आ रही है क्या आपके पास। तो ये जो वैल्यू आई, अब ये नेगेटिव आई, मैंने माइनस साइन लिखा है, ये आई, कितनी करेक्शन लगानी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं करेक्टेड लेंथ निकालो, कितने स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं करेक्टेड लेंथ बताओ, करेक्शन तो आपको आगे निकालनी। इस फॉर्मूला से अब मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ यानी कि एट मीन सी लेवल लेंथ कितनी है, ट्रू लेंथ बताओ। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए मैम जो लेंथ हमने मेजर की है 5000, प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट लिखा, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव का साइन क्योंकि ये माइनस होगा। तो ये वैल्यू आई, जो वैल्यू आपने अब निकाली ये करेक्टेड लेंथ है, यानी कि इतनी लेंथ होगी एट दिस पॉइंट 5000 प्लस कितनी वैल्यू थी ये 0.392 ही थी ना, हाँ, प्लस माइनस का साइन 0.392, ये हमारे पास मीन सी लेवल पर लेंथ निकल कर आई। तो हमने करेक्टेड लेंथ निकाली एट मीन सी लेवल। या रिडक्शन ऑफ लेंथ, रिडक्शन क्यों बोला, क्योंकि हमेशा लेंथ रिड्यूस होगी। हायर एलिवेशन पर जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे मीन सी लेवल पर लेंथ हमेशा उससे कम ही निकल कर आएगी।
तो h इज द एलिवेशन अबव मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से ऊपर एलिवेशन लेनी है। आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ आ गई? बताइए, एग्जाम्पल से ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? अब लास्ट टॉपिक इस करेक्शन का आता है नॉर्मल टेंशन। लास्ट टॉपिक आता है नॉर्मल टेंशन। कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम एक टॉपिक करेंगे, बाकी चीजें कल करेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे थोड़े बहुत। एक बार देख लेते हैं, कुछ टॉपिक रहे तो नहीं क्या आपका? नॉर्मल टेंशन समझते हैं? किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो बताओ। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। क्लियर दो तरीके से हो सकता है, या तो दिमाग का सब कुछ चीजें साफ हो गई हो या सब समझ आ गया हो। अगर सेकंड वाली चीज है तो अच्छी बात है। अब देखो नॉर्मल टेंशन का मतलब क्या है। टेंशन यानी कि पुल। जब मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ मैं दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, जिससे भी डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ। आप मैम दोनों तरफ से कुछ पुल अप्लाई कर रहे हो, आप दोनों तरफ से कुछ पुल अप्लाई कर रहे हो इस टेप में। तो मैंने क्या बोला, हम कितना फोर्स से इस टेप और चेन को खींचे, कितना फोर्स से, ये कितने पुल से इस चेन और टेप को खींचे कि इसमें ना ही मुझे सैग करेक्शन लगाने की जरूरत हो ना पुल करेक्शन की जरूरत हो। मतलब कितना पुल हम लगाएं कि सैग करेक्शन और पुल करेक्शन इक्वलाइज हो जाए, दोनों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड थे। पुल कम लगाया तो सैग आ रहा है, पुल ज्यादा लगाया तो डिस्टेंस आपका अलग मेजर हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेच हो जा रही है। तो नॉर्मल टेंशन इज अ पुल। ये क्या एक पुल है? व्हेन अप्लाइड टू द टेप सस्पेंडेड इन द एयर, ये इक्वलाइज कर देता है पुल करेक्शन को सैग करेक्शन से। कितना पुल? अब देखो आपको समझ आ जाएगा, आप लोग स्मार्ट हो। पुल करेक्शन इज पी एम माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला था। सैग करेक्शन इज डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। पी क्या था? अप्लाइड पुल था। पी एम इज अप्लाइड पुल, यहां पर पी एम इज अप्लाइड पुल। पी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड पुल। एल क्या है? मेजर्ड लेंथ। और ए और ई क्रॉस सेक्शनल एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने इस पूरे फॉर्मूला में पीएम निकालना है। पीएम यानी कि अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल। और यही क्या है? और यही नॉर्मल टेंशन है। कितना पुल अप्लाई करे सो दैट पुल करेक्शन इक्वलाइज हो जाए सैग करेक्शन के। तो निकालिए जरा इसे, इसको इस तरफ ले आते हैं तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल, ए ई चला जाएगा उस तरफ और डिवाइड में 24 रहेगा, और यहाँ पर पी एम माइनस पी नॉट के साथ इस एल को इस एल से कैंसिल ही कर दीजिए। तो इस तरफ देखिएगा पी एम स्क्वायर आया, तो यहाँ पर पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अंडर रूट ऑफ ए ई डिवाइड बाई 24 पी एम माइनस पी नॉट का अंडर रूट। कुछ नहीं किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कुछ नहीं किया। देखो पी एम माइनस पी नॉट, पी एम स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आई, इस तरफ ले आई, पी एम माइनस पी नोट को डिनोमिनेटर में ले गई, पी एम माइनस पी नोट नीचे चला गया, 24 वहीं रहा, एल से एल को कैंसिल कर दिया, डब्ल्यू स्क्वायर वैसे ही रहा, ए ई उधर चला गया। यहाँ क्या आया? डब्ल्यू, ये पी एम स्क्वायर है तो उस तरफ मैम डब्ल्यू स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो डब्ल्यू बचेगा, पी एम स्क्वायर की जगह पी एम लिखा है, ए ई का अंडर रूट, 24 का भी अंडर रूट आएगा और पी एम माइनस पी नोट का भी अंडर रूट आएगा। तो ये सब सॉल्व करके मेरे पास एक वैल्यू बनेगी, पी एम इज इक्वल टू 0.204 W अंडर रूट ऑफ ए ई अपॉन अंडर रूट पी एम माइनस पी नॉट। तो यहां से ये पी एम जो है इसे बोलते हैं नॉर्मल टेंशन, इसे बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। ये 0.204 आया है 1 अपॉन रूट 24 करके। ये समझ आ गया ना कैसे किया है? लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वेट किए, कुछ भी नहीं है। पी एम स्क्वायर को बस इधर लेकर आई हो और स्क्वायर से उसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया है। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला ये निकल कर आता है पीएम के लिए। तो मैम ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए यहां से न्यूमेरिकल जो आएगा या तो हम कर ही नहीं पाएंगे या न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है और सिर्फ ये याद रखना है नॉर्मल टेंशन का मतलब क्या होता है। उतना पुल जिस पुल पर आपका सैग और पुल करेक्शन दोनों क्या हो जाए? इक्वलाइज हो जाए। तो इस पीएम को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेंशन। यहाँ पर हमारी सभी तरीके की करेक्शंस और एरर जो है वो कंप्लीट होते हैं।